सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं, सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। आरती, आपको भी नमस्कार। चंचल जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आरती, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो थोड़ी सी ठंड इस समय लग रहा है कि थोड़ी हल्की हुई। ये सिर्फ तुम्हें यहाँ लग रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बहुत कड़ाके वाली ठंड है ना, उनसे पूछिए, वो नहीं कहेंगे कि ठंड कम हुई है। हाँ, तो ठंड के भी अपने मजे हैं। बढ़िया बढ़िया आप गुड़ की गजक खा सकते हैं। हाँ। और तिल के लड्डू खा सकते हैं। बहुत सारी मतलब इस तरीके की चीजें बनती हैं जो हेल्दी भी हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी होती हैं। और हमारे शरीर को ये प्राकृतिक तरीके से गर्माहट देती हैं। और अभी जब संक्रांति आ रही है तो भी जहाँ एक तरफ पतंगबाजी का और खेल कूद का मजा है, वहीं तिल के गुड़ के जो लड्डू बनते हैं उनका भी अलग आनंद होता है। और मूंगफली खाने का अलग मजा होता है। धूप में बैठे बैठे धूप सेकते सेकते आप मूंगफलियां खाते रहो और छिलके यहाँ वहाँ बखेरते रहो। चंचल जी, मैं सच में बताऊं आपको, मैं मतलब मूंगफली हमारे यहाँ रखी रहती, मैंने मंगा के रखी रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खाने से ज्यादा वो मूंगफली तोड़ने का वो उसको इकट्ठा करने का शौक है। तो मैं ये काम करती रहती हूँ। मुझे मूंगफली खाना और उसको छीलना बहुत पसंद है। और जब सिकते सिकते वो आती है ना गरम गरम, उस वक्त उनको खाओ, एक अलग मजा होता है। एक वो हरी मिर्ची और नमक के साथ में उसकी चटनी पीस के साथ में खाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो बिल्कुल आपकी चटपटी बातों से मुझे याद आ रहा है कि आज हमारा जो दिन है सोमवार का, इस दिन व्यंजन की बातें भी होती हैं। लेकिन फिलहाल हम बता दें कि आज जो व्यंजन हम बताएंगे ना तो वो चटपटे हैं ना तो वो तिल वाले हैं। पर हर समय चटपटा खाएं ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर हम सेहत से जुड़ी बात करें तो फलों को बड़ा सेहतमंद समझा जाता है। तो फलों से जुड़े जो भी व्यंजन है, फलों से जो व्यंजन बनाए जाते हैं, उनकी रेसिपीज की आज बात होगी। तो हमारी सखियां फलों से क्या क्या बनाती हैं? आप जैम बनाती हैं, जूस बनाती हैं, अचार बनाती हैं, मुरब्बा बनाती हैं, तो वो रेसिपीज जरूर हमारे साथ में साझा करती हैं। और चंचल जी, एक शिकायत है, आप बनाती हैं क्यों कह रही हैं? बनाते हैं भी बहुत होते हैं। आजकल सखा भी बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। रेसिपी तुम्हारी बात से मुझे याद आया, जब मैंने कहा बनाती हैं, यानी कि ये जो धारणा है हमारी कि ये काम स्त्रियां ही करेंगी, ये धारणा बिल्कुल बदल रही है। और इस तरफ जो तुमने ध्यान खींचा है, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि महिलाओं को जितना अच्छा कुछ बनाना पकाना नहीं आता, वो पुरुष बहुत अच्छे तरीके से इसको करते हैं। यहाँ तक कि घर को साज सवार का काम भी यूं कहते हैं कि भाई महिलाएं करती, लेकिन ये काम भी पुरुष, घर क्या, बच्चे क्या, हर चीज संभाल सकते हैं पुरुष। और इस पर हम बाद में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो साथी हैं, जो भी सखियां हैं, सखा हैं, सब अपने अपने विचार हमारे साथ साझा करें इस विषय के ऊपर, ताकि हम इसको अच्छे से तरीके से इसके ऊपर हम बात कर सकें। और दूसरी चीज, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस पे, जी, जो कि विवेकानंद जी के जन्मदिन के उत्सव पर हम इसे मनाते हैं। जी हाँ। और एक और, जी बताइए, और एक सखी विशेष पे भी तो हम बात करने जा रहे हैं आज। सखी विशेष के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं अनीता पालदुरई को, जो बास्केटबॉल की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और चंचल, इतनी सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, और श्रोता हमारे जो भी सखी हैं, सखा हैं, सोच रहे होंगे कि ये गाना आखिर गीत कब सुनवाने वाले हैं हमें। बिल्कुल, वही गाना हमारा तैयार है और शुरुआत कर देते हैं गीत से। नहीं
आरती, बहुत ही प्यारा ये गीत था। और इस गीत के बाद हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की या उस महान इंसान की जिनके जन्मदिवस पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। बिल्कुल, और किसी भी देश का उज्जवल भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। हमारे देश में भी युवा शक्ति को सही दिशा और उद्देश्य देने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं। और इस दिन ये खास बात यह है कि इसे हमें एक उत्सव की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक आत्म मंथन का दिन समझना चाहिए, एक जिम्मेदारी का दिन समझना चाहिए, जिससे कि हम उस राह पर एक सही दिशा दे सकें अपने युवाओं को। बिल्कुल, ये एक ऐसा अवसर है जो हमारे देश का युवा किस दिशा में जा रहा है या देश उससे क्या अपेक्षा कर रहा है, इसके बारे में सोचने का दिन होता है। और बता दें हम अपने सुनने वालों को भी कि हर साल 12 जनवरी को हम ये दिन मनाते हैं और ये दिन महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को समर्पित एक दिन है। उनके महान विचारों और आदर्शों से हमारे देश के युवा को भी प्रेरित हम कर सकें और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को बहुत अधिक बढ़ावा मिल सके, इसी के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है वो की गई थी। बिल्कुल, और कोई भी देश जब तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो वो अपने युवाओं के साथ, उनके सहयोग के साथ आगे बढ़ता है। ये दिन हमें बताता है कि अगर युवा सही दिशा में सोचें तो किसी भी देश की प्रगति और उज्जवल भविष्य को रोक पाना असंभव है, बल्कि और ज्यादा तरक्की करता है वो देश। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज का युवा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भटक रहा है। वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है और वो सिर्फ जो ये सोशल मीडिया के आकर्षण में बंध रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो थोड़ा वो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें। उनकी शिक्षा क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, वो क्या चीज है जिसे वो प्राप्त करना चाहते हैं, इस पर फोकस होकर अगर वो काम करेंगे और कहीं ना कहीं सहयोग अगर उनके परिवार से भी उनको मिलेगा तो वो जरूर अपने इस लक्ष्य पर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और देखिए चंचल जी, देखिए फोन है या इस तरीके की चीजें जो हैं, जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए वो हमारे पास हमेशा रहने वाली हैं, लेकिन हमारे पास समय हमेशा नहीं रहेगा। ये समय जो है, ये युवा शक्ति का जो ये समय है, समय वो क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, वो ये समय अपने भविष्य को बनाने का समय है। इस समय अगर आप फोन देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, तो फिर वो समय आपके पास से निकल जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि हम उस समय हमने क्यों नहीं इस बात पे ध्यान दिया। और सोशल मीडिया जिस तरह से हमें भटकाता है, कई बार हमें लगता है कि सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए या सिर्फ अपने मन मस्तिष्क को कुछ शांत करने के लिए हम 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए फोन लेंगे, लेकिन जब हम स्क्रॉल करने लगते हैं, खास तौर पर एक रील देखने का जो चलन हो गया है, बहुत। तो उसमें 1 घंटा भी आपका कहाँ निकल जाएगा, कई बार हमें एहसास ही नहीं होता इस बात का। तो ये ध्यान रखना है। और इस तरह की जो महान व्यक्तित्व जो हुए हैं, इनके जीवनियों को भी हम पढ़कर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और बहुत से लोग स्वामी विवेकानंद जी को सिर्फ एक दार्शनिक या संत के रूप में भी जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि युवा चेतना के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत भी थे। और ये सारी जानकारियां हमारे सुनने वाले भी हम तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के चरित्र, आत्मविश्वास और विचारों में ही छुपा हुआ है। भारत सरकार ने 1984 में ये निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि युवाओं को उनके विचारों से और उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उनसे जोड़ा जा सके। बिल्कुल, और ये दिन युवाओं को आत्मबल, राष्ट्रभक्ति और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। देश भर में अलग अलग तरह से विविध कार्यक्रमों के साथ इस दिन को मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजेस में भाषण होते हैं, वाद विवाद होती है और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। युवा सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन होता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रेरणात्मक सत्र भी होते हैं और बहुत सी जगहों पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। देखिए, हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम युवाओं के हुनर को पहचानें और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक हों। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी आज है। अगर हम उनके विचार अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा कि हमारे देश के जो युवा हैं वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करना, उनमें सकारात्मक सोच विकसित करना और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि युवा शक्ति ही समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे बड़ी ताकत है।
हमारे एक साथी ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी की ओजस्वी वाणी और विचारों ने भारत की समृद्ध सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर गौरव के साथ स्थापित किया और उनकी प्रेरणा विश्व भर के युवाओं को हमेशा जागृत करती रहेगी। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस सदैव इस बात की याद दिलाता है कि भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका होती है। उन्होंने युवाओं को हमेशा आत्मविश्वासी बनने, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने और जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करने की प्रेरणा दी थी। और आरती, अभी जो आप बता रही थी कि इस दिन पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो ये जो कार्यक्रम होते हैं इनका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि युवाओं में चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी होता है। और आज जब युवा पीढ़ी का झुकाव लगातार सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहा है और वो जल्दी से जल्दी सफलता पाने की राह में कई बार उचित कदम, अनुचित कदम या शॉर्टकट भी ले लेते हैं, तो आज के युवा पीढ़ी को भटकाव से दौर से जो ये गुजर रही है, इस समय राष्ट्रीय दिवस की प्रासंगिकता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और चंचल जी, एक श्रोता है जो हमारे लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वो आने वाले अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत सही बात यही है। और ये दिन सभी युवाओं को याद दिलाता है कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारा चरित्र निर्माण भी करती है। इसीलिए अपनी शिक्षा को बिल्कुल वो हल्के में ना लें। सफलता प्राप्ति केवल धन प्राप्त कर लेना नहीं होता, बल्कि सेवा भी इसका एक उद्देश्य है। आत्मविश्वास बिना अनुशासन के बिल्कुल अधूरा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का जो भी संदेश है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कई बरस पहले था। और अगर आज का युवा चाहे तो वो किसी तरह के सिकंदर से कम नहीं है। और चंचल, एक बहुत ही अच्छा एक उन्होंने भेजा है श्रोता ने कुछ मैसेज। वो लिखते हैं कि इस साल यानी कि 2026 के लिए इस विशेष दिवस की थीम युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित है। तब उन दिनों युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो संदेश दिया था उसे दोहराते हुए कहते हैं, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल जो है आपको प्राप्त ना हो जाए। युवाओं में आशा और उम्मीद देखते हुए उन्होंने कहा था, युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलादी नसें हैं जिनका हृदय वज्र तुल्य संकल्पित है। युवा को सिर्फ उम्र के हिसाब से परिभाषित करना गलत होगा, नहीं कर सकते। विचारों से भी युवा होना जरूरी है, भले ही उम्र में चाहे आप 75 साल के बुजुर्ग ही क्यों ना हो। तो चलिए अब सुनते हैं गीत। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है आबादी को जितना हमें आता है।
रस्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी है शहजादे गुलबान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। बिल्कुल ये बात आप में ज़रूर होनी चाहिए कि आपके सामने कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन एक हारी हुई बाजी को आप जीत सकें, और एक अच्छा खिलाड़ी भी यही करके दिखाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से आज हम लेकर आए हैं अपनी सखी विशेष के अंतर्गत अनीता पालदुरई को, जो कि बास्केटबॉल की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और ये एक पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, जैसे आपने बताया। इनका जन्म हुआ 22 जून 1985 को तमिलनाडु के चेन्नई में, और 11 साल की बहुत छोटी सी उम्र में बास्केटबॉल खेलना उन्होंने शुरू किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में ये खेल उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। जी, उन्हें बास्केटबॉल की तुलना में वॉलीबॉल और एथलेटिक्स ज्यादा पसंद थे। पहले बच्चे तो छोटे होते हैं, उनकी पसंद लगातार बदलती रहती है, जो चीज देखी बस उसी को वो पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब अनीता पालदुरई स्कूल में थी, तब बास्केटबॉल कोच ने उन्हें ये खेल खेलने की सलाह दी। जैसे जैसे अनीता पालदुरई खेलती गई, उनकी रुचि इस खेल में बढ़ती चली गई। और बिल्कुल उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीकॉम और अन्नामलाई विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री प्राप्त की। और अनीता भारतीय महिला राष्ट्रीय बास्केटबॉल की कप्तान भी रह चुकी हैं। जी हाँ, और साथ ही अनीता पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने लगातार 7 एशियाई बास्केटबॉल महासंघ चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है और कप्तानी का सम्मान भी प्राप्त किया है। और अनीता भारत की शीर्ष 4 A ग्रेड एलीट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से भी एक है। 19 साल की बहुत कम उम्र में ही अनीता ने सीनियर टीम का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की कप्तान बनने का गौरव भी प्राप्त किया। साल 1912 में अगस्त महीने में अनीता पालदुरई को थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर लीग में खेलने के लिए चुना गया था। तब उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 और 16वें एशियाई गेम्स 2010 जैसे बड़े आयोजनों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वो भाग ले चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगस्त 2012 में इन्होंने थाईलैंड में जो लिया था पेशेवर को, लीग में जो उन्होंने खेला था, उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छा करके दिखाया था। और साथ ही अनीता ने दोहा 2013 में आयोजित प्रथम 3-on-3 फीबा एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और हयान चीन 2012 में आयोजित तीसरे एशियाई बीच गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता। और अनीता टूर्नामेंट में कप्तान थी। उन्होंने श्रीलंका में आयोजित दक्षिण एशियाई बीच गेम्स 2011 में स्वर्ण पदक और वियतनाम में आयोजित एशियाई इंडोर गेम्स 2009 में रजत पदक जीता था।
दक्षिणी रेलवे और तमिलनाडु को प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 30 से भी अधिक पदक जो है वो प्राप्त किए हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लगातार 10 सालों तक स्वर्ण पदक और 2 सालों तक कांस्य पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेलों, फेडरेशन कप, जूनियर स्तर के खेलों और युवा राष्ट्रीय खेलों में कुल 11 पदक अपने नाम किए हैं। बिल्कुल, उन्होंने परिवार बसाने के लिए 2015 में खेल से विराम लिया था, लेकिन एक प्रेरणादायक स्टार होने के नाते अनीता ने 2017 में देश के लिए खेलने के लिए वापसी की और वास्तव में वो ऐसा करने वाली पहली महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी थी और उनकी वापसी शानदार रही, जिसके दम पर उन्होंने भारत को FIBA महिला एशिया कप के डिवीजन बी में जीत दिलाई थी उन्होंने। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय खेलों से उन्होंने संन्यास ले लिया और 2017 FBI अंडर 16 महिला एशियाई चैंपियनशिप के डिवीजन बी में भारत की अंडर 16 टीम का खिताब दिलाया। बिल्कुल, और 2018 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था और साथ ही 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। लेखक और निर्देशक, उन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई। जहाँ तक अलग अलग जॉनरों का सवाल है, मैं एक्शन भी करता हूँ, थ्रिलर्स भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, हॉरर भी करता हूँ। अपनी वेब सीरीज और फिल्मों में उन्होंने उठाए कुछ जरूरी सामाजिक मुद्दे। गुड्डी गुडियों के खेल में हमेशा गुड्डी ही बूढ़ी होती है, गुड्डा हमेशा जवान ही रहता है। इस फिल्म के माध्यम से मैं काफी कुछ कहना चाह रहा था।
फिल्म के किरदार में वे जज्बात पिरोते हैं। हर कहानी किसी भी जॉनर की हो वो इमोशन के बारे में होती है, और अगर आप इमोशन से ही पकड़ लें तो आप कोई भी कहानी कह सकते हैं। लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा। हक है मेरा। शनिवार 24 जनवरी शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज, सिर्फ विविध भारती पर। आरती, हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी सी बात लिखी है। ये लिखते हैं कि महिला और पुरुष की बदलती धारणाएं एक जटिल और बहुआयामी विषय है जो समाज में महत्वपूर्ण बदलावों को दिखाता है। ये परिवर्तन कई कारकों के कारण हो रहे हैं, जिनमें शिक्षा, मीडिया, कानूनी सुधार और आर्थिक स्वतंत्रता जैसी बातें शामिल हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि समाज में सदियों से चली आ रही महिला और पुरुष की पारंपरिक भूमिकाएं और उनसे जुड़ी धारणाएं अब तेजी से बदल रही हैं। ये बदलाव न केवल हमारी सोच में बल्कि काम करने के तरीकों, रिश्तों और जीवन शैली में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। समाज में सदियों से चली आ रही महिला और पुरुष की पारंपरिक भूमिकाएं और उनसे जुड़ी धारणाएं जब अब तेजी से बदल रही हैं। ये बदलाव न केवल हमारी सोच में है बल्कि काम करने के तरीकों, रिश्तों और जीवन शैली में उन्होंने इसी को दोहरा दिया है। तो अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक अंतराल का। इसी विषय पर आगे भी और बातें जारी रहेंगी। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। और जिस विषय पर हम बात कर रहे थे अंतराल पर जाने से पहले, वो यही कि महिलाओं और पुरुषों से जुड़ी जो पारंपरिक धारणाएं हैं ना, वो अब बदल रही हैं। जब एक पुरुष का जिक्र आता है हमारे जहन में तो सबसे पहले एक बड़ी गंभीर सी जो छवि है वो सामने आती है, जो सार्वजनिक तौर पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते, यानी कि पुरुषों की जो छवि है ना वो इस तरह की होती है। वही जब महिलाओं का जिक्र आता है तो भाई बहुत बोलने वाली और जो एकदम कहते हैं ना कि चटपट चटपट पटर पटर करती रहती है, वैसी एक छवि सामने निकल कर आती है, जो खुलकर वो अपनी भावनाएं क्योंकि व्यक्त कर देती हैं। वो खुशी की कोई भी बात हो वो हंस देती हैं हर बात पर, अगर कहीं दुख है तो वो बहुत रो भी लेती हैं। तो ये जो छवि है ना महिलाओं की इस तरह की सामने आती है, लेकिन समय के साथ ये जो धारणाएं है ना ये सभी बदल रही हैं। बिल्कुल। ये जुमला अक्सर सुना होगा चंचल की मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब चोट लगती है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो, दर्द तो सबको होता है ना। और दर्द होता है तो रोने में कोई बुराई नहीं है। और इसमें इतनी मतलब ये बात जो कहते हैं हमारे हर बार पे, और बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता, तो कितनी सच्चाई है इसके अंदर। लड़का जब होता है तो उसे बचपन से हम यही सिखाते हैं कि क्या बार बार लड़कियों की तरह तुम रोने लगते हो, यानी कि रोने का काम लड़कियों का है, लड़कों को रोना नहीं है। हमने क्योंकि उनके जहन में ये बात डाल दी है, इसीलिए ये बातें होती हैं। और अगर वो रोएंगे भी तो अरे तुम तो बहादुर हो, तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सख्त मिजाज जो गुस्सैल छवि होती है, वो रफ और टफ छवि होती है, वो पुरुषों की छवि होती है। क्या यही सच है? नहीं ऐसा तो नहीं लगता। धारणा है। हाँ बिल्कुल, ये धारणा है। और यहाँ ये सच है कि अक्सर पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं की तुलना में भावनाओं के इजहार में थोड़ा कम खुल पाते हैं। लेकिन वही पुरुष अब जब देखिए अगर बेटी की विदाई हो रही हो या इस तरीके की कोई जब समय आता है, कोई ऐसा क्षण होता है ना, तो वो भी अच्छे से रो लेते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि वो छुपाते हो अपने आंसू। और इस बारे में मनोवैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि रोना कोई कमजोरी नहीं बल्कि वो एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होता है। भावनाओं को व्यक्त करने से हम मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और ये जो कई बार हमने सुना है ना कि वो जो अपना
रोने को अक्सर मर्द दबा देते हैं अपने भीतर ही, कई बार इससे उनके हृदय पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है और अचानक से जो हम हार्ट अटैक की बहुत सारी बातें सुनते हैं, तो इस तरह की जो बातें ना, हम मन में सिर्फ भावनाएं दबाते हैं, अपना रोना दबाते हैं, कितनी ही चीज़ों को अपने अंदर छुपाए रहते हैं, लगता है कि नहीं हम कहीं दूसरों के सामने कमज़ोर ना साबित हो जाए। तो इस चक्कर में जो हम अपने शरीर पर, अपने मानसिक स्तर पर जो प्रेशर एक ले रहे हैं, जो दबाव ले रहे हैं, ये बहुत नुकसान आगे चलकर हमें पहुंचा सकता है। बिल्कुल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रोते भी हैं तो आपके सबसे चीज़ अच्छी है कि आपके आंखों में भी बहुत अच्छा असर होता है, वो साफ हो जाती हैं, साफ सुथरी हो जाती हैं। और जब तेज आवाज़ के साथ हम जब रोते हैं ना, तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेफड़े उससे अच्छे हो जाते हैं। हाँ। हमारे जो तनाव है सारा, जो भी हम टेंशन लिए बैठे थे, वो आप खुद इस समय आप कभी आप इस तरह से करके देखिए, तो वो सारा तनाव जो है वो बह जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जितना भी सारा तनाव है, हमारे जो आंसू हैं, वो उनको बहा कर ले जाते हैं और हमें अंदर से एकदम हल्का महसूस करवाते हैं। क्योंकि देखिए, जो आंसू होते हैं ना, वो स्त्री या पुरुष नहीं देखते कि वो स्त्री की आंख है कि पुरुष की आंख है। आंसू सबके तनाव को बाहर ले जाते हैं। बिल्कुल, ये तो वो भावनाएं हैं आरती, जो भावना शून्य होना पुरुष की पहचान नहीं, बल्कि भावनाओं का होना लगाव और प्यार की पहचान होता है। पुरुष को रूखा और सख्त स्वभाव का माना जाता है और हम कहते हैं कि पुरुषों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन ये सभी धारणाएं बदल रही हैं। भाई, महिलाएं भी हमने गुस्सैल स्वभाव की देखी हैं और पुरुषों में ममता का भाव भी बहुत देखा है। अरे देखिए ना, आप सुबह सुबह देखिए, जब आप सड़क पे देखते हैं ना कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में उठाए, अपना बैग पीछे टांगे हुए, है ना, और उनके बच्चों के बैग को पकड़े, एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए स्कूल छोड़ने जा रहे हैं उसके पापा। तो देखिए, ये आजकल जो छवि है वो चेंज हो गई बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आपकी जो मम्मी है, जो माताएं हैं, वो ही सब काम कर रही हैं। आजकल पुरुष भी वो सारे काम कर रहे हैं, साथ में सहयोग कर रहे हैं। तो उनका जो स्वभाव है, उनमें भी बहुत ज्यादा ममत्व आ गया है। जिस तरह से महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, तो घर के काम में पुरुषों का सहयोग भी मिल रहा है। और भाई, कार्यक्रम तभी चलेगा ना आगे जब गीत भी होंगे। क्या बात है इस
फिर भी अपनी मंजिल से मिले। माना के बहुत मुश्किल से मिले, फिर भी अपनी मंजिल से मिले। है दिल को मेरे तेरी ही लगन, ऐ रूह चमन ये तेरा बदन, तस्वीर है संगे मरमर की। होठों पे हंसी, आंखों में नशा, पहचान है मेरे दिलबर की। जब डाली नजर दिल मोह लिया, क्या बात है इस जादूगर की। होठों पे हंसी, आंखों में नशा। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि महिला और पुरुष से जुड़ी धारणाएं तेजी से बदल रही हैं। जैसे कि पुरुष कमाएगा और महिलाएं घर संभालेंगी। अब लैंगिक समानता, भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ साझा जिम्मेदारियों को अपना रहे हैं और रूढ़िवादी कुछ विचारों को अगर हम छोड़ दें तो हर जिम्मेदारी को वो लोग अपना रहे हैं। नौकरी कर रही महिला को हम शत शत नमन भी करते हैं, जो बिना वेतन, बिना छुट्टी, कभी सेहत ठीक ना हो तो भी 24/7 वो पूरा घर संभालती रहती है। नारी शक्ति को सलाम करते हुए नारी तू नारायणी कहना गलत नहीं होगा। ये बात सही है। कई बार हम जो घर की कामकाजी महिलाएं हैं, मतलब घर में जो काम करती हैं, उनको हम बहुत कम तर आंकते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं खुद भी, अरे हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ घर संभालते हैं। लेकिन घर संभालना, बाहर जाकर काम करने से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि उन्होंने लिखा कि तबीयत खराब है या कुछ भी है, घर का काम अगर उन्हें करना है तो करना है। बिल्कुल। और इस बहाने वो घर की बहुत सारी बचत भी कर रही होती है, सारे काम करती हैं और कोई अपनी कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। जो कम से कम जहाँ काम करते हैं वहाँ छुट्टी तो मिलती है एक दिन की, वहाँ भी कोई छुट्टी नहीं। और वेतन देकर जिन्हें हम घर में काम के लिए लगाते हैं, चाहे वो घर की साफ सफाई के लिए हो, घर में खाना बनाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, जब महिलाएं घर का काम करती हैं वो तो क्योंकि उन्हें वो दिल लगाकर उस काम को करती हैं और अपना समझकर करती हैं। जबकि वेतन लेने वाला सिर्फ वो काम के कहते हैं ना कि भाई ठीक है इतने आए, काम किया और चले गए, उनमें वो मन से जुड़ाव नहीं होता है काम को लेकर। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि स्त्री पुरुषों के समान वर्णों को शामिल करने से बिना विकास, जो अगर हम नहीं उनको शामिल करते तो विकास संकटग्रस्त है। और इसमें कहते हैं कि समानता और सभी लिंगों का समावेशन महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, और इसी से विकास होता है। और ये वाक्यांश इस बात पर बल देता है कि जो लोग पहले भाषाई दृष्टिकोण पर विचार करते हैं और उसे विकसित करने में विफल रहते हैं, उनकी मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो लिंग आधारित भेदभाव होता है स्त्री पुरुष में, क्योंकि सभी एक दूसरे की अब चीजों को कर रहे हैं, है ना। जो भी काम आजकल पहले इस समय महिलाएं करती थी वो आज पुरुष भी कर रहे हैं, और जो पुरुष करते थे वो महिलाएं भी कर रही हैं। तो ये जो धारणा है पुरानी अब बहुत तेजी से बदल रही हैं। धारणों की बात करें तो पहले कहते थे कि भाई बच्चे पिता से बिल्कुल नहीं डरते, बहुत सहज और खुश रहते हैं पिता के साथ में। तो ये जो धारणाएं थी ना कि भाई पिताजी से डरकर रहना चाहिए, अब एक पिता को आप दोस्त के रूप में भी देख सकते हैं। बहुत सारी धारणाएं बहुत सारी बदल रही हैं। जैसे आपने पहले बता ही दिया कि रसोई में भी मिलजुल कर हाथ बटाते हैं, और जब हम किसी बाहर के जब खाना खाने जाते हैं तो देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर खास तौर पर जो शेफ होते हैं जो हमें खाना बनाकर खिलाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है हमें उनके हाथ का खाना। वहां पर कोई महिला नहीं खाना पका रही होती है, वहां पर एक पुरुष शेफ ही काम कर रहा होता है। और ये जो धारणाएं बहुत समय से चल रही हैं, ये धीरे धीरे बदल रही हैं। बिल्कुल। हमारे श्रोता ने भी लिखा है कि महिलाओं का आर्थिक विश्लेषण लैंगिक विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। इसमें महिलाओं को आर्थिक सुविधाएं और अवसर जैसे कि नौकरियां, वित्तीय सेवाएं और संपत्ति का अधिकार तक शामिल है। महिलाओं को आर्थिक रूप से परिवार, समुदाय और उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। वैसे भी देखिए अब जो समय बदल चुका है ना, इस समय दोनों के काम करने से और भी साथ में मिलकर काम करने से, सहयोग से, साझेदारी से ही वो जो परिवार है वो खुशहाल हो सकता है। क्योंकि अब दोनों ही काम कर रहे हैं, कामकाजी हैं दोनों ही, तो उसी हिसाब से उनको भी जो बंटवारा है काम का उसी हिसाब से करना पड़ेगा, तभी जाकर वो जो परिवार है वो सही से चल पाएगा। नहीं तो फिर यही शिकायतें या मन मुटाव ये सब चीजें होने लगती हैं। क्योंकि सिर्फ एक के ऊपर ही सारा काम रहता है ना, तो
तो वो फिर धीरे धीरे वो चिड़चिड़ापन आने लगता है अपने स्वभाव में। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा भी आप साझेदारी कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं काम में, तो वो काम भी हो जाता है जल्दी, और साथ ही वो एक जो मानसिक रूप से जो आपको एक खुशी मिलती है ना, वो उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल, ये धारणाएं बदलने का जो बदलाव आया, हम कह सकते हैं कि बहुत सुखद है। और कार्यक्रम में हम चलते हैं एक गीत की तरफ। जी। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कि हकीकत न बन जाए मेरी कहानी, क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कि हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं तो मैं तुमसे चुराता चला हूँ, मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं तो मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। भाई बहुत सारे मीठे मीठे गीत हम सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फलों में मिठास होती है, फलों से बनने वाली जो चीजें हैं उनमें भी मिठास होती है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, फलों का उपयोग करके हम तरह तरह के व्यंजन बना सकते हैं। गाजर से हम हलवा, खीर और रसमलाई बना सकते हैं। दूध को किसी भी फल में मिलाकर मिक्सी में चला दें तो मिल्क शेक बन जाता है। दही में मिलाकर मिक्सी चला लें तो स्मूदी बन जाएगी। इन मिक्सचर को मोल्ड में डालकर फ्रीजर में रख दें तो आइसक्रीम बन जाती है। दूध फलों के टुकड़े को कस्टर्ड में मिला दिया जाए तो कस्टर्ड बन जाता है। कस्टर्ड का जो शेक होता है उस तरह का बन जाता है। और इस तरह से फलों के साथ नए नए प्रयोग करके हम कई व्यंजन बना सकते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। इसी तरह से फलों का जैम भी बनता है, मुरब्बा भी बनता है। और जब मौसम के फल आते हैं और हम ऐसी चीजें बनाते हैं ना तो वो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए आप बाजार से मुरब्बा या जैम लाकर देने की बजाय घर में ही बनाइए। और वो इतना मुश्किल भी नहीं है कुछ। हाँ, और हो सकता है कि बाजार में उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हों जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हों। लेकिन जब हम बच्चों के लिए कोई चीज बनाते हैं तो कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा इस्तेमाल कभी नहीं करते जो हमारे बच्चों को किसी तरह से उनकी सेहत के लिए नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। और चंचल, आज हम लेके आए, अपने श्रोता हमारे लिए लेके आए गाजर का दूध पुआ।
क्या है ना। बात है। तो वो हमारी जो सखी लेके आई हैं, चलिए हम उनका रेसिपी पढ़ लेते हैं। लिखते हैं कि आप अपने अनुपात से चावल को भिगो लीजिए। 4 बड़े गाजर को भी धोकर बारीक काटकर बारीक महीन पीस लीजिए। चावल को भी बारीक महीन पीसने के बाद 1-2 चम्मच पीसी हुई गाजर को रख लें और सारी सामग्री को मिला दें। दोनों को मिलाकर थोड़ी सी इसमें 2 चम्मच चीनी, इलायची पाउडर डालें, ढककर रख दीजिए। सामग्री के अनुसार इसमें दूध लें, इसे उबालने के लिए रख दीजिए। इसमें आप अपने अनुपात से स्वाद अनुसार चीनी डाल दीजिए और जब दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो उसमें पिसे हुए 2 चम्मच गाजर को भी मिला दीजिए। अब मिट्टी की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक तवा आंच पर रखें। गाजर और चावल के घोल को कलछी से घोल को डालते हुए छोटे छोटे पुए के आकार उसमें बना लीजिए, उसमें तेल में डाल के जो भी है ना। आंच को धीमा कर दीजिए और पैन को ढक दीजिए। नीचे से उसमें जब वो थोड़ी सी वो सिकने लगेगी, अच्छे से सिक जाएगी तो इसमें जाली जैसी दिखाई देगी। अब आप इसे तवे से उतार कर इसे डायरेक्ट दूध में डाल दें, अलग मत रखें, दूध में डाल दीजिए। यहाँ पर आप नॉन स्टिक को थोड़ा सा आपको इसमें सूखा ही रखना है, इसमें कोई तेल भी नहीं लगाना है। अरे तेल नहीं लगाना है, यानी मैंने गलत बोला, तेल नहीं लगाना है। चावल के चलते हुए आराम से, चावल जब उसमें डालेंगे तो उसमें सीख जाएगा, फिर आराम से उसको निकल जाएगा उसमें। और सभी के बनने के बाद इसे आधा घंटा दूध में पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद इसे ठंडा या गर्म करके खा सकते हैं। और इन दिनों बाजार में खजूर बहुत मिल रही हैं, तो खजूर पाक किस तरह बनाना है इसकी रेसिपी हम तक पहुंचाई गई है। खजूर पाक के लिए 200 ग्राम खजूर, आधा कप मूंगफली, 1/4 कप काजू, 1/4 कप अखरोट, 1/4 कप बादाम, 2 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच सूखे नारियल का बुरादा और 2 चम्मच बारीक कटी हुई बादाम लेनी है। और अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से जो भी अनुपात है थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए खजूर को साफ करके बारीक काट लीजिए, इसके बीज है उनको हटाकर करना है ये काम। मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठंडा होने पर मूंगफली और सूखे मेवे को कुछ दरदरा सा पीस कर पाउडर बनाना है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गर्म होने पर कटे हुए खजूर डालकर मध्यम आंच पर इसे चलाते रहना है। लगातार तब तक चलाना है जब तक वो खजूर नरम नहीं हो जाते हैं। फिर पिसी हुई मूंगफली, सारे सूखे मेवे और खजूर को मिलाकर कुछ समय तक चलाते रहना है जब तक सब एक साथ नहीं हो जाता। जब ये मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाना है कि अब ये तैयार है। और बटर पेपर लगाई हुई किसी प्लेट में निकालकर इसे ठंडा होने के लिए रख दें और ऊपर से नारियल का बुरादा और जो कटे हुए बादाम के छोटे छोटे टुकड़े हैं या कतरन जो काटी थी उन्हें सजाकर ये खजूर पाक आप तैयार कर दीजिए। और अब एक मीठा मीठा गीत। शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया।
एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। एक हमारे श्रोता हैं जो लिख के भेजती हैं केले की खीर। 1 लीटर दूध को बहुत उबाल लीजिए, जब करीब आधा रह जाए तो 4 पके केले के छोटे छोटे पीस करके उसमें डालकर थोड़ी देर ढककर रख दीजिए। ऊपर से केसर, ड्राई फ्रूट्स और कम मात्रा में चीनी डाल दीजिए, फिर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी आपको केले की खीर। ये तो बड़ी झटपट बनने वाली चीज है। और इन दिनों भी बाजार में कीवी बहुत उपलब्ध है, तो कीवी का जैम किस तरह बनाना है, इसके लिए हमारे श्रोता ने जो रेसिपी लिखकर भेजी वो हम बता रहे हैं। 4 कीवी लेनी है, 150 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है, आधा नींबू का रस लेना है, 2 से 3 बूंद कोई भी फूड कलर आप ले सकते हैं, अब डालना चाहें तो, या फिर इसको स्किप भी किया जा सकता है। अब कीवी को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। एक पैन में कीवी को डालकर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे और इसे एक मैशर की सहायता से अच्छे से मिलाते रहेंगे, मैश कर लेंगे। बाद में इसमें धागे वाली मिश्री को पीस कर डाल देना है। मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए इस मिश्रण को पकाना है। जब ये गाढ़ा होने लगेगा तब इसमें नींबू का रस और फूड कलर अगर आपको डालना है तो वो डाल दीजिए। जब ये जैम थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो आंच को बंद कर देना है और ठंडे होने देना है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो आप इसे एक जार में भरकर स्टोर कर लीजिए, आपका जैम तैयार है। बहुत ही अच्छी चीज है, तो इसको तुरंत बनाया जा सकता है। और अब सुनते हैं एक गीत। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। इस गाने के साथ ही कार्यक्रम का वक्त हो चला है पूरा। दीजिए इजाजत चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव को नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।